हेलो दोस्तों, आज देखो पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए राजस्थान जीके के प्रश्न, जो कि बहुत काम आएंगे आपको। इसमें से लगभग 2-3 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। भारत का पहला शहर जहां 3 लेपर्ड सफारी संचालित हो रही हैं। भारत का एक पहला शहर है जहां पर 3 लेपर्ड सफारी संचालित हो रही हैं, वो है राजस्थान का जयपुर। जयपुर के अंदर 3 लेपर्ड सफारी वर्तमान में चल रही हैं सरकार के द्वारा। दूसरा प्रश्न देखो। दूसरे प्रश्न, राजस्थान की जनगणना 2011 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन बताना है इसके अंदर। पहला देखो, राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कोटा ज़िले में है। बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर 32.5% थी। या डी देखो, राजस्थान में अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुपात 17.08% है। अभी इसमें से असत्य कथन बताना है कौन सा है। तो ये पहला सही है बिल्कुल। जो जनघनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो है दूसरा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा आपका। जो ये सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो कोटा ज़िले की नहीं है। कोटा ज़िले की नहीं है। आप कमेंट करके बताना सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस ज़िले की है राजस्थान के अंदर। तीसरा प्रश्न देखो। तीसरे प्रश्न में निम्न में से कहाँ रीको द्वारा एग्रो फूड पार्क की स्थापना नहीं की गई। अलवर, जयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा। अलवर में, जयपुर में, श्रीगंगानगर में या कोटा में। तो ये जयपुर के अंदर नहीं की गई। बाकी अलवर में भी है, श्रीगंगानगर में भी है और कोटा में भी है। चौथा प्रश्न देखो। चौथे प्रश्न में सुमेलित करना है, मिलान चिन्ह है। मिलान चिन्ह को सुमेलित करना है। त्रिवेणी संगम और नदियाँ, बिगोद, राजमहल, बनेश्वर और रामेश्वरम। अब देखो, सोम, माही, जाखम, बनास, बेड़च, मनाल, बनास, डाई, खारी और बनास, चंबल, सीप। इसके अंदर क्या आ जाएगा। ए का बिगोद। बिगोद जो त्रिवेणी संगम है उसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका ए का 2 नंबर, बनास, बेड़च और मनाल। ठीक है। और राजमहल, राजमहल में आप कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। इसमें आती हैं, इसका आ जाएगा 3 नंबर, बनास, डाई और खारी। बनेश्वर, बनेश्वर डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर के अंदर है बनेश्वर। इसमें कौन सी आ जाएगी। इसमें आ जाएगी एक सोम, माई, जाखम। और रामेश्वर, रामेश्वर सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर के अंदर है रामेश्वरम। ठीक है। तो इसमें देखो कौन सी नदी आ जाएगी। इसमें आ जाएगी बनास, चंबल और सीप। ए देखो, ए का 2, 3, 1, 4। तो ये हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखो, ये भी सुमेलित करना है। ये एकीकरण वाला प्रश्न है। सुमेलित करना है, संघ और प्रधानमंत्री को सुमेलित करना है। देखो, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री और राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बताना है आपको। पांचवा प्रश्न है। इसमें देखो, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। शोभाराम कुमावत। ठीक है। संयुक्त राजस्थान जो था वो था तीसरा चरण। इसके अंदर उदयपुर को मिलाया गया था। और इसके जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। ये भी सही है। वृहत राजस्थान
व्रत राजस्थान, इसके बाद था पहले था संयुक्त राजस्थान, फिर इसके बाद आया था व्रत राजस्थान। इसका उद्घाटन किया था वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसका उद्घाटन। इसके प्रधानमंत्री जो थे वो थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान संघ, इसके बाद बना था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ का जो था वो गोकुल लाल ओसावा, ये जो था वो दूसरा चरण था राजस्थान संघ, गोकुल लाल ओसावा। तो इसके देख लो 1 2 3 4, ये कौन से ऑप्शन के अंदर है? 1 2 3 4, ये अपने देखेंगे 1 2 3 और 4, ये अपने को ए ऑप्शन में ही मिल गए, तो ए अपना हो जाएगा राइट आंसर। आगे प्रश्न देखो, 6वां प्रश्न, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? चरखा संघ बनाया था जमनालाल बजाज ने, चरखा संघ। इस चरखे संघ को सितंबर के अंदर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। गैर कानूनी बनाने के बाद अगले थोड़े समय बाद गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। जमनालाल बजाज ने ये चरखा संघ बनाया था। ये कहाँ पर बनाया था, किस प्रजामंडल के अंदर बनाया था? तो ये बनाया था आपका जयपुर प्रजामंडल के अंदर। सी ऑप्शन बिल्कुल अपना सही हो जाएगा, जयपुर प्रजामंडल के अंदर बनाया था चरखा संघ। आगे चलो, असंगत युग्म छांटना है आपको इसके अंदर। ये जो अलग अलग घटनाएं हुई थी उनका विवरण दिया हुआ है, इसके अंदर आपको असंगत ढूंढना है। देखो, गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923, डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923, नीमूचूणा हत्याकांड 14 मई 1930 और डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947। अब बताओ इनके अंदर से कौन सा गलत है, आपको गलत बताना है, गलत कौन सा है। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। इसके अंदर देखो, ये तो है बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 के अंदर। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है। नीमूचूणा हत्याकांड देखो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है नीमूचूणा हत्याकांड के अंदर। ये देखो तीसरा ऑप्शन नीमूचूणा हत्याकांड, इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। ये 14 मई तो है बिल्कुल सही, लेकिन आगे जो सन दिया है ये 1930 दे रखा है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 1925। कब हुआ था ये नीमूचूणा हत्याकांड? 14 मई 1930 को हुआ था। इसी नीमूचूणा हत्याकांड को महात्मा गांधी के द्वारा दोहरी डायरशाही कहा गया था। दोहरी डायरशाही कहा गया था महात्मा गांधी ने। और डाबड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947। ये बिल्कुल सही है। तो आपका 7वें का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नीमूचूणा हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। आगे देखो 8वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। ठाकुर कुशाल सिंह के अपराधों की जांच हेतु किस आयोग की स्थापना की गई थी? ठाकुर कुशाल सिंह कौन था, पहले तो ये बताओ। ठाकुर कुशाल सिंह, ये जब 1857 की क्रांति का विद्रोह चल रहा था, तब एरिन बुरा, कौन सी बुरा? एरिन बुरा छावनी थी जो यहाँ पर विरोध हुआ, संघर्ष हुआ। यहाँ के जो सैनिक थे जिन्होंने संघर्ष किया था वो आगे गए अहुआ के अंदर गए। अहुआ के जो शासक थे वो थे ठाकुर कुशाल सिंह ने एरिनपुरा के छावनी के जो सैनिक थे उनका साथ दिया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। आपको पता होगा, एक था चेलावास का युद्ध लड़ा था एक तो, और एक लड़ा था गोरे काले का युद्ध।
बिठोड़ा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसकी जो अंत में ये हार गया था और वहाँ से भाग गया था, और जो अंग्रेजी सेना थी वो अब देखो, ये जो अंग्रेजी सेना थी इसने वहाँ से एक मूर्ति थी सुगाड़ी माता की, सुगाड़ी माता की मूर्ति थी जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। ठीक है, इस मूर्ति को लेकर के आ गए थे अपने साथ। वर्तमान के अंदर अगर आपसे पूछ ले, थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न पूछेगा, वर्तमान के अंदर ये सुगाड़ी माता की मूर्ति कहाँ पर है, तो ये है पाली के एक संग्रहालय में रखी हुई है। अब अपना प्रश्न क्या है, प्रश्न है ठाकुर कुशाल सिंह के अपराधों की जांच के लिए जो आयोग बनाया गया था वो कौन सा था, वो था टेलर आयोग। टेलर आयोग बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद इन्हें निर्दोष घोषित कर दिया गया था। और इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, ये बिताया था उदयपुर के अंदर। ठीक है, इससे बार प्रश्न जाने वाला नहीं है। आगे देखो, नौवां प्रश्न कह रहा है खानवा के युद्ध में पाथी पर्वन के तहत सांगा की ओर से भाग लेने वाले शासकों का सही युगम बताना है कि कौन कौन से शासकों ने राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। पाथी पर्वन, पहले तो देखो क्या है पाथी पर्वन। ये जब एक शासक हारने वाला होता है तब वो अपने जो आसपास के राज्य के जो शासक होते हैं, उसके मित्र जो होते हैं, आसपास के जो राज्य होते हैं उनके पास जाता है और हाथ जोड़कर सहायता मांगता है। इसे पाथी पर्वन कहते हैं। और राणा सांगा अंतिम हिंदू शासक था जिसके नेतृत्व के अंदर सभी राजपूत शासकों ने मिलकर जो है वो विरोध किया था, खानवा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, अब देखो इसने पूछा है कि सही युगम क्या है। सही युगम पूछा है तो मारवाड़ का राव मालदेव, अमेर पृथ्वीराज, मेड़ता का वीरमदेव, सादड़ी का झालामान। तो इसमें आपको बताना है ए और बी, ए बी व सी, ए और बी या उपयुक्त सभी। अब आप बताना है कौन सा सही है। 9वें प्रश्न का उत्तर, तो उपयुक्त सभी यानी कि इन्होंने सभी ने भाग लिया था। मारवाड़ के राव मालदेव ने भी लिया था, पृथ्वीराज ने भी लिया था, वीरमदेव ने भी लिया था और झालामान ने भी लिया था। इन सभी लोगों ने राणा सांगा का साथ दिया था। किसमें? खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध अब देखो हुआ कब था। देखो ये खानवा का युद्ध हुआ कब था। ये हुआ था आपका खानवा का युद्ध हुआ था आपका 17 मार्च सन 1527। ये डेट याद रख लेना, कई बार क्रम पूछता है युद्ध का। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। हुआ कहाँ पर था? रूपावास ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर हुआ था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था सांगा और बाबर, इन दो जनों के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर जीता था, बाबर जीत गया था। बाबर के जीतने का कारण, आपसे कारण पूछ सकता है बाबर के जीतने का, वो था तोपखाना और तुलुगमा पद्धति। तोपखाना और तुलुगमा पद्धति के कारण ये जीत गया था। ठीक है, राणा सांगा जो था वो अंतिम हिंदू शासक था जिसके नेतृत्व में सब राजपूत जातियों ने विदेशियों को भारत से निकालने के लिए युद्ध में शामिल हुई थी। ये भी याद रखना। अब जो राणा सांगा था, आगे देखो, राणा सांगा इन दोनों में युद्ध चल रहा था, राणा सांगा और बाबर के अंदर। ठीक है, बाबर ने इस पर हमला किया था राणा सांगा के ऊपर, ये घायल हो गया था। ठीक है, अब इसको यहाँ से लेकर के गए, युद्ध के मैदान से निकाल के लेकर के गए। ये यहाँ से लेकर के गए थे इसको बसवा गांव लेकर के गए। इस दौरान
इस दौरान युद्ध किसने जारी रखा था, किसने इसका मुकुट धारण किया था, वो था झाला अज्जा। किसने किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, झाला अज्जा। झाला अज्जा ने इसका मुकुट धारण किया था और आगे युद्ध को चलाया था। इसको लेकर के गए थे बसवा गांव, बसवा गांव लेकर के गए थे। ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, जो सामंत ये ठीक हो गए। ठीक होने के बाद इन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि अपने शत्रुओं को पराजित किए करे बिना वो चित्तौड़ नहीं जाएंगे वापस। अब ये चित्तौड़ वापस जाएंगे नहीं शत्रुओं को पराजित किए बिना, लेकिन जो इनके साथी थे, जो सामंत थे, वो युद्ध से तंग हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनको विष दे दिया, सामंतों ने इसको दे दिया विष, इनको मार दिया। इनकी मृत्यु हो गई थी बसवा गांव दौसा के अंदर 1528 में। मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1528 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, दौसा के अंदर, बसवा गांव के अंदर, जहाँ पर लेकर के गए थे युद्ध के मैदान से हटाकर, वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और इनके जो समाधि बनी हुई है वो बनी हुई है मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ में इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, और आगे देखो अगला 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न, राजपूताना का वह शासक जो ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखता था, ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखता था। ये प्रश्न 4th ग्रेड और पटवार, इन दोनों में पूरे चांस है, 99% ये प्रश्न छपेगा। ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखने वाले जो शासक थे वो थे आपके सवाई प्रताप सिंह। कौन थे, सवाई प्रताप सिंह। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सवाई प्रताप सिंह ने बहुत सारे काम करवाए थे। और क्या करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, अगर आपको पता हो, और करवाया था इन्होंने हवा महल बनवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था। ठीक है, ये भी याद रखना, हवा महल का निर्माण किसने कराया, सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, ब्रजनिधि के नाम से कविता कौन लिखते थे, तो लिखते थे सवाई प्रताप। इन्होंने हवा महल का निर्माण तो करवाया था, और बहुत कुछ था। इनके समय में गंधर्व 22 होया करती थी, गुणी खाना, यानी कि इनके मतलब 22 कवि, 22 कलाकार, 22 विद्वान, ऐसे करके गंधर्व 22 बनी हुई थी। इन्होंने एक संगीत सम्मेलन भी करवाया था जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन करवाया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इन्होंने एक संगीत सम्मेलन भी करवाया था। ये बहुत बार पूछता है प्रश्न कि इन्होंने एक क्या करवाया था, संगीत सम्मेलन। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने एक संगीत सम्मेलन करवाया था। संगीत सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, देवऋषि ब्रजपाल भट्ट। कौन थे, ब्रजपाल भट्ट थे, ब्रजपाल भट्ट। इनका विशेष योगदान था इसके अंदर। और इस जो संगीत सम्मेलन में एक पुस्तक बनाई गई थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था राधा गोविंद संगीतकार। क्या था, राधा गोविंद संगीतकार। ये पुस्तक थी, ये पुस्तक इस सम्मेलन के दौरान बनाई गई थी। और जो ब्रजनिधि के नाम से जो कविता लिखने वाले शासक थे वो थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कछुआ वंश पढ़ते हैं। कछुआ वंश के दौरान सवाई प्रताप सिंह पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर आप एक पृथ्वीराज कछुआ, और आप इसके अंदर एक मान सिंह को ज़रूर पढ़ें। इन 3 शासकों को तो पढ़ कर ही जाएँ। और एक राम सिंह द्वितीय, जिसने क्या किया था, राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगाया था, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, अभी देखते हैं। अपने सुमेलित करने वाला आ गया भाई। सुमेलित करना है लोक देवता और उनकी सवारी। लोक देवता और उनकी सवारी। मेहा जी, लीलन, हड़बू जी, लीलागर, देवनारायण जी, सियार, तेजा जी, किरण काबरा। तो आपको इसकी सम्मिलित करना है। इनकी सवारी कौन कौन सी थी, 11वां प्रश्न। इनकी सवारी कौन कौन सी थी,
तो देखो तेजा जी का तो सबको पता है, इसकी सवारी जो थी तेजा जी की वो थी लीलन। तो डी का हो गया 4। डी का 4 किस में है? डी का 4 है, डी का 4, डी का 4 ये रहा, एक में ही है, ये आपका सही हो जाएगा। डी का 4 नहीं है, डी का नहीं है, 4 का 1 है, यानी कि डी का 1 है, 4 का 1 देखना है तो ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। एक तो हो गया ए, सी और डी, इन तीनों में से अब एक है, यानी कि तेजा जी की तो हो गई लीलन, 4 का 1, डी का 1, तो हम डी का 1 3 में है। आगे देखो, आगे अपने देखेंगे मेहा जी। मेहा जी की कौन सी थी? मेहा जी की थी किरण काबरा, ए का 4। अब डी का 1, ए का 4, ए का 4 ए में है और डी में है, ये सी भी कट हो गया। ए का 4 मिल गया, डी का 1 मिल गया, डी का 1, ए का 4। अब देखो हड़बू जी। हड़बू जी की सवारी कौन सी थी? हड़बू जी की सवारी थी सी आर, बी का 3, ये रहा बी का 3, इसमें नहीं है तो ये लो काट दो। 4 3 2 1, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखो 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न, लाल दास जी के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। लाल दास जी के बारे में असत्य कथन। लाल दास जी संप्रदाय मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। लाल दास जी के गुरु गद्दन चिश्ती थे। लाल दास जी का जन्म धौली दूब अलवर में हुआ था, या लाल दास जी की समाधि शेरपुर अलवर के अंदर है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है आपने। तो लाल दास जी की जो समाधि है वो शेरपुर अलवर में ही है, धौली दूब अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती था। 3 तो सही हैं, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन जो ये लाल दासी संप्रदाय मेवाड़ क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक प्रसिद्ध नहीं है। आगे देखो 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? अब ये आपके लोक कलाएं, लोक कला, इसमें से आपका जो है प्रश्न आया है मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? काष्ठ कला से है। काष्ठ कला, ये याद रखना, काष्ठ कला से है, यानी कि लकड़ी के सामान बनाने से, लकड़ी का सामान बनाने से। और ये सबसे जो है वो कावड़ बनाते हैं सबसे अच्छी, तो ये कावड़ बनाने का काम कौन करता है? मांगीलाल मिस्त्री। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है मांगीलाल मिस्त्री। ये प्रश्न भी 100% आ सकता है पटवार में 4th ग्रेड के अंदर, ध्यान रखना। आगे देखो 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में कह रहा है पट्टू, अनसुक, चोल नचोल, चीर पटोरी, ये क्या है? चीर पटोरी, चोल नचोल, अनसुक और पट्टू, ये क्या है? इस प्रकार बताना है किसका है। पगड़ी का प्रकार, अंगरखी का प्रकार, पगड़ी का प्रकार, अंगरखी का प्रकार, साड़ी का प्रकार या ओढ़नी का प्रकार। तो एक ही शब्द इससे पकड़ लो आप, चीर पटोरी। चीर पटोरी किसका प्रकार है? चीर पटोरी, चीर पटोरी जो है वो है एक साड़ी। आपको एक का मालूम है तो इसमें देखो साड़ी ये रही, ये इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साड़ी के प्रकार पट्टू, अनसुक, चोल निचोल और चीर पटोरी, ये हो जाएगा साड़ी का प्रकार। ठीक है। 15वां प्रश्न देखो, असंगत युगम देखना है। असंगत युगम, असंगत युगम का चयन करना है। असंगत युगम, नवलखा महल उदयपुर, नवलखा बावड़ी बूंदी, नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़, नवलखा दुर्ग झालावाड़। इसके अंदर गलत कौन सा दिया हुआ है? गलत बताओ। गलत दिया हुआ है ये नवलखा बावड़ी। नवलखा बावड़ी बूंदी के अंदर नहीं है, ये आपका गलत दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलो 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? अंतः प्रवाह प्रणाली, अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं आती? देखो जाखम, कांतली, कांकनी या घग्गर, कौन सी नदी नहीं आती? जल्दी जल्दी कमेंट करना है आपको, कौन सी नदी नहीं आती। तो देखो घग्गर, ये है मृत नदी और ये अंतः प्रवाह की नदी है। कौन सी है?
अंतः प्रवाह की नदी है। इसके बारे में एक और बात, ये अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अंतः प्रवाह की सबसे जो है वो लंबी नदी है। ये अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। ये लगभग की 465 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर 100 किलोमीटर बहती है अंतः प्रवाह की। और उद्गम, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम होता है वो होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्भव होता है घग्गर नदी का। और देखो कांकनी, कांकनी जो है इस नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। इस नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। ठीक है। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से जो है सबसे लंबी नदी कांतली हो जाएगी। और ये जो कांकनी है जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, कांकनी, ये अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर है, सिर्फ 17 किलोमीटर ही बहती है। जैसलमेर के कोटारी गांव से इसका उद्गम होता है। और कभी कभी इसका जो जल है वो भुज झील के अंदर भी जाता है। तो भुज झील का निर्माण करने वाली नदी भी यही है। अब देखो कांतली, कांतली अंतः प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। अंतः प्रवाह के अंदर पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, 100 किलोमीटर पूर्ण बहाव की दृष्टि से। इसका उद्गम होता है सीकर खंडेला से, सीकर खंडेला से, सीकर खंडेला सी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सबसे विशेष बात, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। ठीक है। और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जाखम। जाखम जो है वो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, ये माही नदी की सहायक नदी है। सोम माही जाखम, जो कि बणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, बणेश्वर डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। 17वां प्रश्न देखो, 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? जवार सागर बांध, जवार सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? जवार सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बांदी, चंबल, सतलुज या साबरमती, किस नदी पर बना हुआ है जवार सागर बांध? तो ये बना हुआ है आपका चंबल नदी के ऊपर जवार सागर बांध बना हुआ है। चंबल नदी, ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है आपका जवार सागर बांध। और इसमें देखो क्या बात है कि इसकी जो विद्युत क्षमता है, विद्युत क्षमता, विद्युत क्षमता जो है इसकी 99 मेगावाट, 99 मेगावाट, 99 मेगावाट है। और ये कोटा बोरावास के अंदर बना हुआ है, कोटा बोरावास बना हुआ है। ठीक है। और ये एक पिकअप बांध है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जा सकता। पिकअप बांध है, चंबल नदी पर बना है, विद्युत क्षमता 99 मेगावाट है। ठीक है। आगे देखो प्रश्न 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? ये था आपके राव जोधा, राव बीका, राव सिया, राव चुंडा। तो कौन था? ये थे आपके राव जोधा। बहुत से लोग करेंगे राव जोधा, राव जोधा मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक नहीं थे, राव जोधा नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राव सिया ने स्थापना की थी राठौड़ वंश की मारवाड़ के अंदर, उसके बाद राव जोधा आए थे। अब देखो 19वां, किसने राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है? पहले तो कलयुग का, इसमें 2 प्रश्न बन गए। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राव लूणकरण को कहा जाता है। किस में कहा गया है? राव जेतसिरो छंद में कहा गया है। और ये राव जेतसिरो छंद जो है ये किसने लिखा है? ये लिखा है बिट्ठू सूजा ने, बिट्ठू सूजा ने लिखा है। ठीक है। आगे देखो 20वां प्रश्न, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक पूछा है। रणथंभौर,
रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक था गोविंदराज तृतीय ने स्थापना की थी रणथंभौर के चौहान राजवंश। कब की थी? 1194 ईस्वी के अंदर की थी गोविंदराज ने। और ये किसके पुत्र थे? इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था। तराइन के दोनों युद्ध लड़े थे और पहले में तो जीत गए थे और दूसरे में हार गए थे। और इनके दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के। ठीक है, गोविंदराज ने इसकी स्थापना की थी रणथंभौर के चौहान वंश की। और इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी हुए थे वल्लण, प्रहलाद, वीर नारायण। और वीर नारायण ने जो था इल्तुतमिश के साथ युद्ध हुआ था जिसमें वीर नारायण मारा गया था। ठीक है, और गोविंदराज ने किसकी सहायता से इसकी स्थापना की थी? ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी सहायता से इन्होंने स्थापना की थी रणथंभौर के चौहान राजवंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये था जिसने संस्कृत जो पाठशाला बनाई गई थी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, उसको नष्ट करके इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था जो कि मस्जिद है। और उस पर पंजाब शाह पीर का जो 2.5 दिन का उर्स निकलता था, इसके कारण उसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा रखा गया है। ये याद रखना। कल फिर आपके लिए अलग और नए प्रश्न लेकर के आएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। धन्यवाद।